नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने व्याकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन वही दोनों क्लासों के लिए एक कॉमन टॉपिक लेते हैं जो कक्षा 11 के नवीनतम पाठ्यक्रम में और कक्षा 12 के जो वर्तमान में चल रहा है उस पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, और वह बिंदु है भाषा। देखिए बेटा, भाषा क्या है। सभी बच्चे जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या है, लेकिन भाषा की गहराई में अगर जाया जाता है तो ये बड़ा टॉपिक बन जाता है। हाँ, कक्षा 11 के जो नवीनतम पाठ्यक्रम में भाषा का जो बिंदु दिया गया है इसमें थोड़ा सा विस्तार से अपन को पढ़ना होगा, लेकिन जो कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसमें केवल सरसरी बिंदुओं का ही अपन अध्ययन करेंगे, मुख्य मुख्य बातों का ही अपन अध्ययन करेंगे। तो एक वीडियो में केवल अपन वो अध्ययन करते हैं जो दोनों कक्षाओं के लिए है, बाकी कक्षा 11 के लिए अलग से एक वीडियो और बना करके एक क्लास और आप तक पहुंचाई जाएगी। तो देखिए बेटा, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु, कौन सी धातु? भाष धातु में ऐसुन प्रत्यय, यानी कि कह सकते हैं कि यह जो भाषा शब्द है यह भाष धातु से बना है। भाषा शब्द की रचना भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। क्या अर्थ होता है? व्यक्तवाणी। व्यक्त का अर्थ होता है बेटा प्रकट करना, व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट, वाणी का अर्थ होता है भाषा या बोली। यानी कि कोई भी प्राणी, देखिए बेटा, हर प्राणी की, हर एक जीव की भाषा होती है, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह मनुष्य हो। फर्क इतना है, सभी प्राणियों में जो मनुष्य है वह सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसकी भाषा हर एक प्राणी के समझ में आ जाती है। यदि कोई मनुष्य पक्षी को उड़ाने के लिए बोलता है तो पक्षी उड़ जाता है, क्योंकि वह उसकी वाणी को समझ। वह पशु को इधर उधर करने के लिए बोलता है तो पशु अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। और मनुष्य जब अपने आपसी विचारों का विनिमय करता है, अपने विचारों का जब विनिमय करता है, अपने विचारों का जब प्रकटीकरण करता है, तो वह विचार प्रकटीकरण का जो माध्यम होता है वह माध्यम क्या बन जाता है? वह माध्यम भाषा बन जाता है। उसी को अपन भाषा के रूप में पढ़ते हैं, उसी का अध्ययन अपन भाषा के रूप में करते हैं। तो देखिए बेटा, कह सकते हैं कि व्यक्तवाणी के रूप में, व्यक्तवाणी के रूप में, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, अभिव्यक्ति की जाती है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वह भाषा कहलाती है। मैं एक सामान्य परिभाषा यहाँ लिख रहा हूं कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब भी वही होता है प्रकटीकरण। क्या होता है? प्रकटीकरण। यानी कि
व्यक्तवाणी के रूप में जिसका प्रकटीकरण होता है वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। देखिए बेटा, ये तो एक सामान्य सा ये अर्थ हो गया और ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले अपन महाभाष्य का जो मतलब सबसे व्याकरणज्ञ हुए हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें अपन, तो अपन लेते हैं पतंजलि। पतंजलि के अनुसार जो भाषा की परिभाषा दी गई है वो क्या है, पतंजलि ने भाषा की परिभाषा में क्या दिया है? उन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव की व्यक्त वर्णनात्मक वाणी को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य की व्यक्त वर्णनात्मक वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। व्यक्त वर्णनात्मक वाणी को क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं। व्यक्त वर्णनात्मक यानी कि प्रकटीकरण की जो भाषा होती है वह प्रकटीकरण की भाषा क्या कहलाती है? जो वाणी होती है वह वाणी क्या कहलाती है? भाषा। वाक, वाणी वाक, वाक यानी बोलना, वाक व्यवहार यानी बोलने की जो वर्णनात्मक अभिव्यक्ति होती है वही क्या कहलाती है? ये किसने कहा? ये पतंजलि ने कहा। ये किसने कहा है? ये पतंजलि ने कहा है। अब मैं आपके सामने एक और परिभाषा इसकी प्रकट करता हूं, वो यह है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। यहां इस परिभाषा में देखिए बेटा, ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि, कोई भी जो ध्वनि होती है, ये देखना, ये एक ध्वनि है, टक की आवाज है। इस ध्वनि को अपन टक के रूप में लिखेंगे या बोलेंगे टक, तो वह भी क्या है? अपनी भाषा है, अपनी एक, इसको अपन प्रकट करेंगे। और जो विचारों का प्रकटीकरण है वह प्रकटीकरण क्या कहलाता है? वह भाषा कहलाता है। मैं आपको 2-3 परिभाषाएं पीडीएफ में भेजूंगा, उनका आप अध्ययन करना। कक्षा 12 के लिए क्या होता है कि एक तो उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, फिर भाषा के जो रूप होते हैं उन भाषा के रूपों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा दे रहा हूं मैं कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य यानी कोई भी मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय
करता है वे ध्वनि संकेत भाषा कहलाते हैं। ध्वनि संकेत क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। देखिए इस परिभाषा में दिया हुआ बेटा ध्वनि चिन्हों, हलंत है को हलंत किया है मैंने, चिन्ह शब्द देखना, ये आपको इस रूप में लिखना है। कहीं ऐसा नहीं हो बेटा जी, कई जगह आपको इस रूप में मिल जाता है, ये अशुद्ध रूप है और ये विशुद्ध रूप है। हाँ, इतना जरूर है कि इसको आपको कई जगह पर इस रूप में लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो स्वरूप है वो गलत है। अब अपने आगे पढ़ते हैं भाषा की विशेषताओं के बारे में कि भाषा क्या होती है। बेटा आपने 3 परिभाषाएं देखी हैं, इन परिभाषाओं से विशेषताएं निकलकर आती हैं। इन परिभाषाओं से विशेषताएं निकलकर आती हैं, तो भाषा की विशेषताएं कौन सी होती हैं उनको अपन देखते हैं कि भाषा वाक यानी वाणी नंबर 1, भाषा वाक व्यवहार, भाषा वाक व्यवहार की एक सुव्यवस्थित पद्धति है। वाक व्यवहार की एक सुव्यवस्थित पद्धति है। अब यहां पर देखिए वाक व्यवहार की एक सुव्यवस्थित, यानी अपनी जो भाषा है, अपन कोई शब्द बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसे उटपटांग यानी बेतुके ढंग से नहीं कहते। उटपटांग यानी बेतुका ढंग, उटपटांग ढंग से नहीं कहते। किसी भी बात को कहने का, किसी भी बात को प्रकट करने का, अपनी बात को व्यक्त करने का जो तरीका होता है वह सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की उटपटांग बातें नहीं होनी चाहिए। तो वही व्यवहार क्या कहलाता है? भाषा की विशेषता के अंतर्गत गिनी। अब यहां दूसरा देखिए, दूसरी विशेषता है भाषा ध्वनि संकेतों, भाषा ध्वनि संकेतों से उच्चरित है। भाषा ध्वनि संकेतों से उच्चरित है। आपको मैंने जो परिभाषा बताई थी तीसरी कि ध्वनि चिन्ह का मतलब होता है, चिन्ह का मतलब होता है बेटा संकेत, कि ध्वनि चिन्हों से ही उच्चरित की जाती है, ध्वनि चिन्हों से ही प्रकट की जाती है। तो दूसरी विशेषता होगी कि भाषा ध्वनि संकेतों से उच्चरित है। तीसरी विशेषता आती है कि भाषा ध्वनि संकेत वाक इंद्रियों, ध्वनि संकेत या वाक इंद्रियों से व्यक्त होते हैं। जो ध्वनि संकेत होते हैं, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, वो वाक इंद्रियां यानी हमारी जो वाक यानी बोलने वाली जो इंद्रियां हैं, जैसे काकल है, जिह्वा है, कंठ है, तालु है,
इनसे व्यक्त होने वाले जो तत्व हैं वो भाषा कहलाते हैं। तो बेटा भाषा की 3 विशेषताएं आपने पढ़ी हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कक्षा 12 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ ध्यान रखना, कक्षा 11 के जो विद्यार्थियों के लिए अब की बार का जो ये सिलेबस डाला है एनसीईआरटी में, इस भाषा शब्द को काफी महत्व दिया गया है। तो यहाँ ध्यान देना, परिभाषाओं के साथ आपको कक्षा 11 के बच्चों को भी ये भाषा की विशेषताओं का गहन अध्ययन करना है। अब अपन देखते हैं, आगे चलते हैं भाषा के रूप। आगे अपन बढ़ें तो है भाषा के रूप। देखिए बेटा भाषा के रूप क्या हैं। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? वैसे तो अपन कई तरह से इसे प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं मुख्य रूप से बता दूं कि भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। आपको मिल जाएगा बेटा, 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं, वैसे तो कई रूप लिख सकते हैं, वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा उनको भी। तो 2 रूप कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है मौखिक रूप। भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप होता है। और एक होता है बेटा लिखित रूप। कौन सा? लिखित रूप। आप यहां देखेंगे इसके अलावा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इन दोनों भाषाओं के अलावा संकेतित भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो विचार विनिमय होता है, विचारों का जो प्रकटीकरण होता है, इशारों ही इशारों में, संकेतों ही संकेतों में जब विचार अभिव्यक्ति होती है तो वो क्या कहलाता है? अपन चलो कोई बात, यहाँ ये 2 ही पढ़ेंगे। और पहला पढ़ते हैं अपन मौखिक भाषा। देखिए बेटा मौखिक भाषा क्या होती है? जब 2 व्यक्ति आमने सामने होकर के, 2 या अधिक व्यक्ति, जब 2 व्यक्ति या अधिक व्यक्ति आमने सामने होकर के मौखिक रूप में अपने विचारों का प्रकटीकरण कर रहे हैं। मैं आपके सामने जो ये विचार अभिव्यक्ति कर रहा हूं, ये कौन सा रूप है? ये मौखिक रूप है। कक्षा में टीचर्स का व्याख्यान देना, बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी करना, ये क्या है? एक नेता के द्वारा एक मंच पर एक भाषण देना, ये क्या है बेटा? ये भाषा का मौखिक रूप है। तो जिस रूप के माध्यम से, जिस माध्यम से साधारण बोलचाल के रूप में, साधारण बोलचाल के रूप में, साधारण बोलचाल के रूप में विचार व्यक्त किए जाते हैं, विचार व्यक्त किए जाते हैं, विचार व्यक्त किए जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा यहां देखिए मौखिक भाषा क्या है कि भाषा के जिस माध्यम से साधारण बोलचाल के रूप में विचार प्रकट किए जाते हैं। अर्थात जब 2 व्यक्ति आपस में बैठकर, 2 या अधिक व्यक्ति आपस में बैठकर अपने विचारों का प्रकटीकरण करते हैं, अर्थात एक साधारण रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है, विचार अभिव्यक्ति की जाती है, वह क्या कहलाता है?
वह मौखिक भाषा कहलाती है। अब देखिए बेटा, अपन जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि मौखिक भाषा का उदाहरण दीजिए कौन सी है। जैसे कक्ष में अध्यापक के द्वारा छात्रों के सामने व्याख्यान देना या उनके सामने प्रश्नोत्तरी करना। कक्ष में अध्यापक द्वारा छात्रों को, कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इसमें छात्र छात्रा सभी आ जाते हैं, ये एक प्रचलन में आ गया है। छात्रों को व्याख्यान देना या फिर कक्ष में प्रश्नोत्तरी होना। कक्ष में प्रश्नोत्तरी होना, ये क्या है? ये कौन सा रूप कहलाता है? ये भाषा का मौखिक रूप है। मंच पर नेताजी के द्वारा भाषण दिया जा रहा है, वह कौन सा होगा? मौखिक होगा। एक सत्संग में गाने बजाने हो रहे हैं, गाए जा रहे हैं, भाषण दिया जा रहा है और वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, तो ये क्या है? ये सारा का सारा स्वरूप जो है, रूप है, ये कौन सा रूप कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। चलो अपन दूसरे रूप के बारे में चर्चा करते हैं। और दूसरा रूप कौन सा है बताइए? अभी मैंने बोर्ड पर श्यामपट्ट पर लिखा था थोड़ी देर पहले। तो दूसरा रूप कौन सा है बेटा? भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लिखित भाषा क्या होता है। अर्थात जो अपने उच्चरित ध्वनि संकेत होते हैं, अपने जो उच्चरित जो व्यक्त वाणी होती है, जो विचार उत्पन्न होते हैं अपनी हृदयतंत्री से, उन हृदयतंत्री से उत्पन्न होने वाले विचारों को जब अपन ध्वनि संकेतों के द्वारा एक निश्चित लिपि के माध्यम से लिख देते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है लिखित भाषा? कि जब हृदयतंत्री से उत्पन्न होने वाले विचारों को किसी लिपि चिन्ह के माध्यम से, किन्हीं लिपि चिन्हों के माध्यम से जब अपन एक निश्चित स्वरूप में लिख देते हैं, प्रकटीकरण कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह लिखित भाषा कहलाती है। तो देखिए बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां उच्चरित ध्वनि संकेतों को, उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित लिपि चिन्हों के द्वारा, निश्चित लिपि चिन्हों द्वारा, निश्चित लिपि चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या है बेटा? ध्यान देना कि उच्चरित ध्वनि संकेतों को मैं जो बोल रहा हूं, जैसे राजस्थान गुलाबी नगरी है, ये तो मेरा मौखिक माध्यम हो, मौखिक रूप हो गया। लेकिन जब इन्हीं विचारों को कि राजस्थान गुलाबी नगरी है, इस बात को यदि मैं एक लिपि के माध्यम से
कागज पेन के माध्यम से इसको प्रकट करूं तो वह कौन सा रूप हो जाएगा, वह लिखित रूप हो जाएगा। देखिए जैसे बच्चों का या छात्र छात्राओं का कहानी लेखन या निबंध लेखन करना, जैसे बच्चों द्वारा, छात्रों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, बच्चों द्वारा निबंध लिखना, कहानी लिखना, परीक्षा देना, निबंध लेखन, या फिर कोई अन्य जो प्रतियोगिता होती है, या जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नोत्तरी करना, यानी कि प्रश्नों का उत्तर लिखना, ये क्या कहलाता है, ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। देखिए बेटा अभी थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है कक्षा 12 के सिलेबस में भी, एक के कालांश और होगा, उसके बाद में अपने जो 11 के लिए है वो अलग से पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में आपने देखा है कि भाषा का अर्थ यानी व्यक्त वाणी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। फिर आपने परिभाषा देखी, पतंजलि ने लिखा है कि जो विचार प्रकटीकरण है, पतंजलि ने लिखा है कि जो विचार मानव के मनुष्य की व्यक्त वर्णनात्मक जो वाणी होती है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। आपने आगे देखा कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा कहलाता है। इसके बाद में आपने देखा कि जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचारों का प्रकटीकरण करता है, अपन कक्ष में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये भाषा है। फिर आपने भाषा की विशेषताएं देखी हैं कि भाषा जो होती है वह वाक व्यवहार की सुव्यवस्थित पद्धति है। भाषा जो है ध्वनि संकेतों से उच्चरित होती है। भाषा जो है वो वाक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले संकेत होते हैं। उसके बाद में आपने देखा भाषा के रूप देखे हैं। भाषा के कितने रूप देखे, भाषा के 2 रूप हैं यहाँ। हालांकि मैंने आपको और भी बताया, जैसे संकेतात्मक भाषा है या फिर प्रकटीकरण जो है, इस प्रकार से कई रूप है, लेकिन अपन यहाँ 2 रूप पढ़ रहे हैं। एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा का मतलब होता है यानी कि विचारों को सामान्य रूप से प्रकट करना, हृदयतंत्री से उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं उनको सीधे बिना किसी अन्य तरीके से श्रोता तक पहुंचाना। वक्ता अपनी बात को केवल हृदयतंत्री से व्यक्त कर देता है, उत्पन्न होने वाले विचारों को दूसरे श्रोता के सामने प्रकट कर देता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके लिए उदाहरण भी दिया है कि कक्ष में अध्यापक का व्याख्यान देना। उसके बाद में दूसरा रूप जो आप पढ़ रहे हैं वो लिखित रूप अभी आपने पढ़ा है कि हृदयतंत्र से उत्पन्न होने वाले विचारों को निश्चित ध्वनि संकेतों के द्वारा, ध्वनि चिन्हों के द्वारा एक लिपि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। जैसे कक्ष में बच्चों द्वारा निबंध लेखन, कहानी लेखन या अन्य कोई प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तरी करना, या फिर कक्ष में वो परीक्षा हाल में बच्चों का प्रश्नोत्तरी लिखना, ये लिखित रूप होते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे भाषा की कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं, भाषा की जो इकाइयां हैं वो पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।